तो अजमेर दरगाह के बारे में बताइए थोड़ा सा, कुछ क्या देखा क्या जाना। यूजुअली उधर तो हम लोग ईयरली वंस वैसा जाते रहते हैं। रिचुअल्स जो भी रहता है रिलीजियस पार्ट का वो करते हैं, आ जाते हैं बस। कोई स्पेशल बात आपकी आपको पता है? स्पेशल बात है लेकिन इसमें नहीं बात कर सकता हूँ। हमसे नहीं कर सकते, क्यों? आफ्टर माई कॉमर्स के बाद स्ट्रेट अवे मैंने होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ले लिया। बट उधर जाके पता चला इधर तो ऑलवेज गेस्ट इज राइट है, सिर्फ गेस्ट को खुश रखना है। 6 महीने में क्या सीखेगा अभी? बेल बॉय से लेके लॉन्ड्री मैन से लेके हाउसकीपिंग स्टाफ से लेके सूस शेफ, हर चीज जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे लोग हमारे जरिए या फिर इसके जरिए, तो वो तो करोड़ ऑफ रुपीस में जा रहा था। अभी कंस्ट्रक्शन में आ गई है? अभी लैंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। मेरा मेन फोकस है रेसिडेंशियल टाउनशिप। तो कितने टाउनशिप बना दिया अभी तक उधर? अभी तक मैंने 4 टाउनशिप बनाया। 3-4 साल में 4 टाउनशिप, इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन कैसे है? सिर्फ हम लोग प्लॉटिंग करके उनको दे देते हैं, साइट्स भेज देते हैं। इसमें टाइम कम लगता है। प्लॉटिंग में जो मजा है कंस्ट्रक्शन में नहीं है। आप मेरा सोशल मीडिया या फिर कुछ भी देखिए, हार्डली एक 12 या 15 मंथ से मैं एक्टिव हूँ। उससे पहले हम लोग जिधर भी जाते हैं दूसरा बंदा प्रोजेक्ट डील क्रैक कर ले। क्यों? मियाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मस्त। अजमेर दरगाह की बात आ गई, हाँ, सही बात। तो अजमेर दरगाह के बारे में बताइए थोड़ा सा, कुछ क्या देखा क्या जाना। यूजुअली उधर तो हम लोग ईयरली वंस वैसा जाते रहते हैं। हमारा जो है रिचुअल्स जो भी रहता है रिलीजियस पार्ट का वो करते हैं, आ जाते हैं बस। कोई स्पेशल बात आपकी आपको पता है? स्पेशल बात है लेकिन इसमें नहीं बात कर सकता हूँ। हमसे नहीं कर सकते, क्यों? ये थोड़ी चीज़ें रहते हैं। नॉर्मल स्पेशल क्या? नहीं, बहुत से स्पेशल बात है क्योंकि हमारे रिलीजन में भी बहुत से लोग थोड़े चीज़ के लिए बिलीव करते हैं, थोड़े चीज़ के लिए डिसबिलीव करते हैं। अच्छा। तो रिलीजियस उनका बिलीफ है। थोड़े चलो लोग। बढ़िया। तो आपने होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड आपका? हाँ, होटल मैनेजमेंट का। आफ्टर माई कॉमर्स के बाद स्ट्रेट अवे मैंने होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ले लिया। बस ये सोचा सिर्फ होटल मैनेजमेंट सिर्फ ट्रैवलर रहता है, सारा सारा देश फिरेंगे, इधर से उधर उधर से इधर, स्टे फ्री है, खाना फ्री है, सारा होटल का ही रहेगा, सिर्फ हमें काम करना है। बट उधर जाके पता चला इधर तो ऑलवेज गेस्ट इज राइट है, सिर्फ गेस्ट को खुश रखना है। तो हमारी खुश गया ट्रैवल मिला है कि नहीं मिला? नहीं, बहुत कम मिला क्योंकि मैं सिर्फ फुल टाइम जॉब तो नहीं किया। मैं सिर्फ जब एजुकेशन चल रहा था उस दौरान मुझे इंटर्नशिप्स में लाइव एग्जांपल्स मिल गए। इधर तो गेस्ट को डोर ओपन करना है, गेस्ट को बिठाना है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखना पड़ा, बेसिक्स सीखना पड़ा। मतलब हम्बल हो जाते हैं मेरे को। हाँ, जो भी है इधर हम लोगों ने ये सीखा है कि एटीट्यूड नहीं ग्रैटिट्यूड चाहिए। सही बात है। एक चीज़ जो है इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड लाजिम ज़रूरी है। तो उस हिसाब से जो जब भी गेस्ट अराइव होता था, गेस्ट के अराइवल से लेके चेकआउट तक का जो जर्नी है, इसमें हमें बेसिक हर चीज़ पता चल जाता था कि एक इंसान किस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा है, उस गुजारने के लिए क्या क्या चाहिए। इधर उसका रहन सहन, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, बैठने का स्टाइल, सोने का स्टाइल, जिम एक्सेस, स्विमिंग पूल एक्सेस, खाने का डाइनिंग स्टाइल, हर जो बेसिक जो चीज़ है इसमें हमको बहुत सीखने को मिला। कहाँ पे काम किया था आपने? मैं इधर के JW मैरिट में काम किया था, इंटर्नशिप किया था। अपना बेंगलोर में जो बैंगलोर का यूबी सिटी वाला, यूबी यूपीसीटी वाला। सिटी के जो बगल में है। तो इतना क्यों देखना है गेस्ट का, बोलो इतना क्यों ऑब्जर्व करना है? इंटर्नशिप में हमें हर चीज़ सिखाते थे। बेल बॉय से लेके लॉन्ड्री मैन से लेके हाउसकीपिंग स्टाफ से लेके सूस शेफ, हर चीज़। तो इवन सिक्योरिटी मेंटेनेंस कैसा चलता था वो तक जानना था, क्योंकि फ्यूचर में अगर एक जनरल मैनेजर बन रहा है तो उसकी नज़र हर एक के ऊपर चले, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। तो उस फील्ड में तो इंटर्नशिप में जो है हर चीज़ सिखाते थे, हर बेसिक चीज़। आई मीन लाइक लेनिन तक हमको बेड पे डालना था, काटना था, डर्टी लेनिन्स वॉश करना था, हाउस कीपिंग में लॉन्ड्री कलेक्ट करना था, वॉशरूम्स क्लीन करना था, किचन में कैबेज कट करना, ऑनियन कट करना, मटन वॉश करना, हर चीज़। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किधर से, फ्रंट ऑफिस में बुकिंग्स कैसा होता है, कॉल कस्टमर का कंप्लेंट्स कैसे हैंडल करना है, हर चीज़ हैंडल करना पड़ता था। उस दौरान होटल इंडस्ट्री में एक चीज़ क्या पता चला, हर टाइप का इंसान आता था, हर टाइप का एक ह्यूमन बीइंग का एंट्री।
हर टाइप का बंदा रहो, हर रिलीजियस का रहो, हर कंट्री का रहो, तो बहुत कुछ उधर हमें कैच करने को मिला। किसके साथ कैसा बात करना है, किस हिसाब से रहना है, उसका नेचर कैसा है, उसका माइंड कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो गेस्ट सेटिस्फेक्शन वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन होटल इंडस्ट्री। क्या सीखा, कितने महीने काम किया था वो? उधर 6 महीने काम किया था। तो वहाँ पे क्या Internship। internship 6 महीने की, बोले 6 महीने में क्या सीखेगा आदित्य फराज? 6 महीने तो कम टाइम में सीखो। 6 महीना तो बहुत कम टाइम है, लेकिन 6 महीना का एक इंटर्नशिप था, फिर 3 महीने का था, फिर 3 महीने का था, तो चार, हो गया। तो ऑलमोस्ट 1 साल का लगभग पकड़ लो, 1 साल का। तो हम लोग को आउटडोर केटरिंग्स पे भी भेजते थे, ओडीसीज पे, जश्न के पार्टीज पे हैंडल करना था, कुछ इवेंट्स पे हैंडल करना था। तो आपको तो पता है होटल इंडस्ट्री में हर हर रकम का इंसान आता है, तो उसमें अल्कोहलिक भी रहता है, नॉन अल्कोहलिक भी रहता है। अल्कोहल पीने के बाद एक बिहेव करता है, अल्कोहल पीने से पहले एक बिहेव करता है। सबको कामली पेशेंट से हैंडल करना है ताकि वो सही सलामत उसके घर पहुंच जाए। करेक्ट। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कर दिया, वो तो होश में नहीं रहता है। उसका भी एक पेशेंस लेवल मेंटेन करना है। अगर वो कुछ भी बोल रहा है, बात कर रहा है, उसको कार तक ड्रॉप करना है ताकि वो सही सलामत उसके घर तक पहुंच जाए। तो हर एक डिटेल में लोगों से जो राब्ता हो रहा था, बहुत चीज़ सीखने को मिला होता। और ऐसे ऐसे HNIs को देखते थे हम लोग तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ हर एक इंसान जो है, हमारे जो रिलेटिव्स में रहो या फिर बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस सेक्टर में हैं। तो सब लोग सैलरीड में थे। सिर्फ सुबह उठा, बैग लगाया, ऑफिस गया, ऑफिस से आ गया, या फिर छोटा मोटा ये शॉप है, किराना स्टोर है, या फिर मेरे डैडी का तो इधर गैराज था बैंगलोर में। वो 2004 या 5 में दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई में जाके कुछ जॉब करता हूँ बोल के, क्योंकि इधर का तो मार्केट बहुत रेवेन्यू कम थी। एजुकेशन तो अच्छा दिया उन लोगों ने। मॉम वॉज ए टीचर, मॉम मेरी स्कूल में जम गई, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हर चीज़ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मालूम चलता था। उधर कुछ भी शरारती करने से पहले घर पे रिपोर्ट आ जाती थी। तो इस हिसाब से जो था हर चीज़ से लॉक था। तो बचपन से ही वो जो है हर एक की नज़र थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा करना है। तो इस दौरान जो है माइंडसेट सिर्फ जॉब का था। होटल इंडस्ट्री में आने का वजह भी जॉब का ही था। मैंने सोचा था कि खुद का एक ब्रांड बनाएंगे, खुद का एक काम करेंगे। लेकिन होटल इंडस्ट्री आने के बाद पता चला 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा हम लोग एक दूसरे के ख्वाब पूरे कर रहे हैं, एक दूसरे के ब्रांड पे काम कर रहे हैं। हाँ। तो खुद का ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करना बोल रहे। तो वहाँ से कुछ आप तो जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो कुछ माइंडसेट तो माइंडसेट आया, इंटर्नशिप में 12 घंटे 14 घंटे काम करो, लेकिन मंथली 1000 रुपीज स्टाइपेंड मिल रहा था। वो 1000 रुपीज वैल्यूबल थे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उस हिसाब से देखे तो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे लोग हमारे जरिए या फिर इसके जरिए, तो वो तो करोर्स ऑफ रुपीस में जा रहा था। लेकिन एक हिम्मत नहीं थी बैकिंग। किस चीज़ की हिम्मत बोले तो जनरेशनल बिजनेस नहीं था, ताकि मैं ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली जाके उस चेयर पे बैठ जाऊँ, उस बिजनेस को साथ जो भी करना था ये फर्स्ट जनरेशन स्टेप लेना था। इतना बड़ा रिस्क था, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे या तो बैक आ जाएगा। 3 साल का जो 3-4 साल मेहनत पड़ेंगे। अगर कोई जॉब पे भी जाऊंगा तो फिर नए से स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक पे। वो बहुत बड़ा ये था। और उस दौरान इसमें एक और ये क्या है बोले तो, मैं तो एक ही लड़का हूँ घर पे, एक बहन है, मैं हूँ। डिपेंडेंसी ज़्यादा सबकी आंख मेरे ऊपर थी। ऐसे ही होटल इंडस्ट्री कर रहा था, साइमल्टेनियसली मैंने एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स एक और ले लिया, बैचलर ऑफ कॉमर्स। सेफर साइड खेलेंगे, क्योंकि मुझे होटल इंडस्ट्री नहीं जाना है फ्यूचर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था इधर जो रबा रहे थे या फिर हमें चीट रहे थे, भागा दौड़ी थी, वो उसके लिए नहीं बना था। तो मैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा था, उसी दौरान मैं एक न्यूज़पेपर ऐड पे देखा, बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक ऐड देखा, लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर विच वॉज विद अ जीरो इन्वेस्टमेंट। उधर क्लियरली मेंशन था, लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर विद अ जीरो इन्वेस्टमेंट, हु इज इंटरेस्टेड कैन अटेंड द इंटरव्यू। उस दिन मैं कॉल किया, एक बंदे ने फ़ोन उठाया, वो उसने बोला आप आ जाओ, कैफ़े कॉफ़ी डे में आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, इसी दौरान आपको समझाया जाएगा क्या बिजनेस है। मैं जाना नहीं जाना सो, क्योंकि उस दौरान जिस 2017 16 18 में आपको पता है MLM मार्केटिंग का बहुत बूम चल रहा था। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करो आप, रिटायर्ड डॉक्टर, ये वो ऐसा। मैं सोचा आज जाना नहीं जाना, मैं सोचा एक ट्राई दे ली। मैं गया, उधर बैठा, एक आदमी आता है, वो बैठता है, वो बोलता है आपको कुछ रियल इस्टेट का नॉलेज है? मैं बोला नहीं, नॉलेज तो नहीं है, लेकिन देखा हूँ कैसा चलता है क्या चलता है। बैंगलोर का तो शहर आपको पता है सर,
इधर तो गार्डन सिटी से ये स्टार्टअप सिटी भी बन गया, स्टार्टअप सिटी और आईटी सिटी भी बन गया, और रेसिडेंशियल टाउनशिप्स, हाई राइज, तो सब बड़े बड़े बिल्डर्स, नॉर्थ के बिल्डर्स हो, बाहर के बिल्डर्स हो, सब लोग इधर आके उनका प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, सेफ है, सिटी भी सेफ है, हर चीज़, वेदर मॉडरेट है। तो इसीलिए मैं जान रहा था रियल इस्टेट का मार्केट तो बूम हो रहा है, लेकिन रियल इस्टेट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, बैकिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं था। तो इसने मुझे एक प्रपोजल रख दिया इन्होंने डायरेक्टली, लाइक मेरा एक लैंड पार्सल है तुमकुर हाईवे पे, आप देखो उस पर क्या कर सकते हैं, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, नॉर्थ कर्नाटका का रहने वाला। मैंने बोला अच्छा सर किधर है, उन्होंने लोकेशन दिया। उस दौरान मेरे पास एक एक्सेस दिलाया था घर वालों ने, 2 व्हीलर एक्सेस था। मैं सीधा लिया गाड़ी, हेब्बाल से सीधा निकला तुमकुर हाईवे। तुमकुर हाईवे के पास जाके देखा तो वो एक बंजर ज़मीन थी, सिर्फ एक ज़मीन। ये दो, ये कुदरत का खेल, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए। मेरी रियल एस्टेट की शुरुआत जो है बंजर ज़मीन से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि जो भी ज़मीन है, ज़मीन का जो कन्वर्शन होता है, पहले वो बंजर ज़मीन रहते हैं या फिर एग्रीकल्चर ज़मीन रहते हैं, उसके बाद बंजर हो जाते हैं। बंजर के बाद स्ट्रेट अवे इट विल कन्वर्ट इनटू रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लैंड। अगर उसको चाहिए तो हॉस्पिटल या स्कूल्स, उस हिसाब से कन्वर्शन कैटेगरी रहता है। तो मुझे स्टार्ट ही जिधर से भूमि जो बोलते हैं लैंड, जो ज़मीन का, उधर से स्टार्ट करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेट गया रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में लग गया या फिर इंडस्ट्रियल लैंड में लग गया सोर्सिंग में, या फिर वेयर हाउसिंग में चला गया, या फिर कैसे पता चला कि वो ज़मीन सही है, वो ज़मीन सही है? वहाँ पे कोई रिसर्च किया होगा आपने, बाद में तो पता किया होगा हाँ सही है या नहीं है? सही है नहीं है, ये तो लाजिम लाजिम करना है। ऐसा नहीं है पैसे आ रहे हैं बोले तो किसी का पैसा मार के उसको बोल देंगे परचेज कर लो आपका सेफ है वैसे, क्योंकि ज़मीन एक ही बंदा खरीदता है। ज़मीन बेचता भी, जो इंसान ज़मीन बेचता है वो भी दिल पे हाथ पत्थर रख के ही बेचता है, और जो खरीदता है वो पेट पे पत्थर रख के खरीदता है, क्योंकि उसका पेट पे मार के, खाना मार के, उसका रहन सहन कपड़ा वगैरह सेविंग्स करके ही खरीदता है। और ज़मीन जो बेचता है वो भी दिल पे पत्थर रख के ही बेचता है। ये तो मुझे जान गया, क्योंकि जिसको ज़मीन से प्यार है वो बेचना नहीं चाहता। वो तो एक चीज़ है, Right. बेचना नहीं चाहता, मजबूरी में बेचता है, या तो हमारे जैसे ट्रेडिंग करता है, फ्लिप करता है, वरना है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन तो ज़ीरो नॉलेज है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो पढ़ा हूँ कॉमर्स इंडस्ट्री से, होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, रियल एस्टेट टर्म्स नहीं पता है, लेकिन पता है ये फ्लैट्स का ऐसा बिकता है, लैंड का ऐसा बिकता है, बीडीए का सेट्स अलग है, रेसिडेंशियल का अलग है, खाता अलग है, ए खाता, बी खाता, ई खाता। तो उस हिसाब से ये तो ज़ीरो नॉलेज है, ये तो एग्रीकल्चर लैंड है। इसका तो सारा जन्म कुंडली निकालना पड़ेगा, किधर से पैदा हुआ था, गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था या फिर इसने परचेज किया था, ये एससी है, एसटी है, ईनामदार है, कैसा हुआ सारा। तो इसने एक मुझे बुकलेट दे के थमा दिया, ये पढ़ लो आप, या फिर आपके लॉयर से बैठ के बात करो इसका क्या। मैं चल रहा था, गूगल ट्रांसलेशन खोला, देखा, कन्नड़ा उतना खास नहीं आता मुझे। मैं 10th तक ही कन्नड़ा पढ़ा हूँ, 10th भी नहीं, आई हैव स्टडीड इन ICSE, सो टिल 7th। सो आफ्टर 7th वी गॉट एन ऑप्शन फॉर फ्रेंच और हिंदी इन ICSE सिलेबस। सो आई यूज्ड टू ट्रांसलेट, आई यूज्ड टू रीड द टर्मिनोलॉजीज एवरीथिंग। मैं गाड़ी लेके सीधा नेलमंगला जाता, उधर के सब रजिस्ट्रार में बैठता, उनके लोगों से बैठता, टर्म्स पढ़ता, क्या ऐसा एक प्लॉट बनाना है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हम लोग इस हिसाब से काम किए, चालू किए। मैंने उसको एक प्रपोजल दिया, इस एग्रीकल्चर लैंड में हम लोग फार्म प्लॉट्स करेंगे। उस टाइम ट्रेंडिंग उतना खास कोई नहीं कर रहा था, बहुत कम लोग कर रहे थे, जो डिमांड है वो करेंगे। हम लोग फार्म लैंड्स बनाएंगे 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट का, एक कॉम्पाउंड डालेंगे, एक गेट डालेंगे ईच प्लॉट के लिए। IT वालों को या फिर रिटायर्ड ऑफिशियल्स को या फिर टीचर्स को या बैंकिंग सेक्टर वालों को एक वीकेंड गेटवे जैसा बना के देंगे। तो उसने मान लिया। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मैंने जाके रिसर्च किया, उसके बाद काम चालू हुआ। 1.5-2 साल उसी प्रोजेक्ट में लग गए, कुछ रेवेन्यू बनाया। जो रेवेन्यू बनाना था वो नहीं बनाई, क्योंकि सामने वाले ने थोड़ा कमिटमेंट के लिए आगे पीछे किया। फिर भी मुझे पैसों पे फोकस नहीं था उधर, ठीक है। उधर मकसद था नॉलेज गेन करना। जितना नॉलेज उधर से गेन किया, शायद मैं पैसे देख के भी नहीं सीख सकता था। क्योंकि आपको मैं कैसे बताऊँ, इधर का जो टर्मिनोलॉजीज है, अभी एक फ्लैट लेने जाएंगे आप, हमारे पास ही आएंगे, हमारा ही प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको एक सेल डीड दे दूंगा जो इंग्लिश में लिखे रहेगा, सो एंड सो आप परचेसर है, फ्लैट नंबर है, साइज इतना है, UDS इतना है, बिल्टअप एरिया इतना है, कार पार्किंग इधर एलोकेट है, ये प्रोजेक्ट है, इतना सेल डीड है इतना। लेकिन जो काम मैंने स्टार्ट किया वो तो पूरा एग्रीकल्चर लैंड से। आप हमारे दादा नहीं, दादा के दादा, दादा के दादा ने लिया होगा 1970s में या फिर 50s में या 40s में।
वो उस टाइम पे कैसा अलॉटमेंट हुआ था, क्या पे पानी किसे बोलते हैं, आरटीसी में क्या है, उसको रिवाइज हिस्ट्री में क्या बोलते थे, उसका टर्मिनोलॉजीज, उसमें तो हैंड रिटन था, उसको समझना बहुत मुश्किल था। ये सीखने के लिए जो है पैसा देख के भी नहीं सीख सकता। तो अभी अभी कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं अभी आप? अभी लैंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में घुस गया अभी? कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, मतलब प्रॉपर्टी, मतलब प्लॉट बेचने से कंस्ट्रक्शन पे? कंस्ट्रक्शन पे। कौन कितने माले की बिल्डिंग बना रहे हो? अभी हमारा तो छोटा छोटा ही चल रहा है, 5-5 6-6 फ्लोर का चल रहा है 5-6 टाउनशिप पर। छोटे थोड़ी होते हैं। नहीं ऐसा है, मेरा मेन फोकस है रेसिडेंशियल टाउनशिप, जहाँ फार्म प्लॉट्स का टाउनशिप बनाया था, उसी सेक्टर को मैं कैरी कर रहा था। उसी सेक्टर को मैं 1920 तक कैरी किया। 21-22 जब कोविड आया तो सारा धप हो गया था। उस दौरान मैं क्या चुप नहीं बैठा, क्लाइंट्स का कंस्ट्रक्शन ले लिया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। 2018 में ही मैंने एक प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा दिया। रजिस्टर करा के मेरे मैं सेल्फ प्रोप्राइटर था, क्लाइंट्स का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया कोविड में। जो भी आ रहा था चुप नहीं बैठेंगे बोल के, क्योंकि रियल एस्टेट परचेज सेल कम हो गया था, हमको पता है। परचेज जो सेल का तो जो था सब लोग 2 साल के लिए ले, लेकिन जितना सेल स्टॉप हुआ 2 साल, उसके बाद जो सेल्स का स्टार्ट हुआ वो अलग लेवल है। जो तो 2-3 साल क्या क्या पहले प्लॉट्स और ये रेजिडेंशियल ही सेल कर रहे थे? रेसिडेंशियली कितना सेल कर दिया होगा 3-4 साल में? अभी टोटल 3-4 साल में कितना अभी तो मेरा इस जर्नी तो 7 साल हो गया है, अच्छा। तो मेरा एक टर्नओवर हो गया है। तो 15-20 करोड़ का टर्नओवर आपकी कंपनी में, या फिर आपने घर बेच तोड़ के वो? घर बेचे तो वो तो ज्यादा है, कंपनी के हिसाब से तो हम लोग 1 CR तक तो टच कर चुके हैं। वाह। हाँ, ये कंपनी एस्टेब्लिश करके 4 साल ही हो रहा। ये इसकी वजह क्या है बोले तो, जब भी हम लोग एक मीटिंग्स पे जाते थे या क्लाइंट्स के लिए प्रपोजल देते, हम इस फील्ड में है, इस फील्ड से इतने साल से काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं आपका क्या ब्रांड है, आपका नाम क्या है, आपके ब्रांड का नाम क्या है, आपका वेबसाइट किधर है, आपका रजिस्ट्रेशन किधर है। मैं तो सिर्फ एक GST लेके बैठा था, या फिर एक सिर्फ शॉप एस्टेब्लिशमेंट लेके बैठा था। तो मैंने उसी नाम को MCA में अप्रूवल के लिए डाला, लेकिन वो नाम ऑलरेडी किसी ने लिया था। इसीलिए मैं सोचा कुछ नया नाम रखेंगे जो रिलेटेड टू लैंड रिलेटेड। पत्थर तो आपको पता है जमीन के अंदर ही आता है, विन बोले तो जीत है। सो इसी कारण मैंने विन स्टोन बोल के एक नाम ब्रांड रजिस्टर करा दिया। अब सोचा पहले ब्रांड के ऊपर काम करेंगे, हर चीज डिटेल में काम करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने एक ऑफिस बड़ा सा ले लिया, छोटे ऑफिस से बड़ा ऑफिस, एक डील क्रैक किया था। उस डील से जो भी इनमें प्रॉफिट हुआ उसे एक बड़ा ऑफिस सेटअप किया। सारा जो भी प्रॉफिट आया सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी पे लगा दिया। अभी कुछ इस पे नहीं करेंगे, ब्रांड पे फोकस करेंगे। रेरा से अप्रूवल्स ले लिया, ब्रांड रजिस्ट्रेशन ले लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, MCA में रजिस्टर किया, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लिया, MSME ले लिया, अच्छा सा ऑफिस सेटअप किया, टेलीकॉलर्स को रखा, साइट इंजीनियर्स को रखा, अकाउंटेंट्स को रखा। उसी हिसाब से क्या हुआ, जब भी हम लोग क्लाइंट को पोर्टफोलियो दिखाते, प्रपोजल देते, या तो वो क्लाइंट कंस्ट्रक्शन के लिए मान लेता उसकी लैंड था, या फिर हमें JD के लिए दे देता, जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट वेंचर के हिसाब से। और टाउनशिप्स में तो हम लोग जिधर भी लैंडलॉर्ड्स के जाते हैं, अभी लैंडलॉर्ड्स तो है वो तो गौडेस है या फिर कुर्व, जो भी आपको पता है ओल्ड रेडीज लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो लैंड बैंकिंग कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी का प्रोफाइल लाजिम जरूरी है। वो विजिट करेंगे तो प्रोफाइल देखेंगे, उस हिसाब से प्रोफाइल तैयारी कर रहा था। जितना भी कोविड में कंस्ट्रक्शन किया उसका पोर्टफोलियो बना लिया, उससे पहले जो फार्म प्लॉट्स पे जो काम किया उसका पोर्टफोलियो बना। उस हिसाब से 23 में एक टाउनशिप बना दिया कोलार साइड पे। एक टाउनशिप बनाया, एक 3 एकर्स का टाउनशिप। कितना पैसा लगता है टाउनशिप बनाने में? कितना डिपेंड ऑन द लोकेशन। वो आपने जो बनाया उसमें कितना पैसा लगा? उसमें 3 CR कुछ खर्च हुआ। 3 करोड़ खर्च हुआ? 3 करोड़ कहाँ से आया ये? 3 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग जो है, हाँ। हम लोग ने एडवांस दिया था। एडवांस दिया, एक 40-50 लाख एडवांस दिया। उसके बाद जो है डेवलपमेंट्स प्री लॉन्च में थोड़ा पैसा सेल किया, ओनर्स को सेटल किया, थोड़ा प्लॉट सेल किया, डेवलपमेंट्स लगाया। उसके बाद थोड़ा पैसा खर्चा, थोड़ा पैसा इनकमिंग आया, तो कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया। डॉक्यूमेंटेशन जो है खाता गीतास पे जो भी खर्चा आता है पूरा कन्वर्शन पे, लाइन में लाइनअप करते करते 25% इन्वेस्टमेंट किया। बाकी का जो 75% था पब्लिक से ही, क्लाइंट से ही बेच के निकाला। पहले उन्होंने, अभी जो भी बनाया उसके बाद का प्रॉफिट हमारा ही था। तो इनिशियली क्या है 20-30% रख के हम लोग शुरुआत करते हैं। इसी हिसाब से भी जॉइंट वेंचर चलता है। अभी क्या है, बैंगलोर में बहुत बड़ा लैंड परचेज करना तो बहुत बड़ा फंड चाहिए। आज नहीं हो सकता, मतलब उस टाइम पर आपने कर लिया ना? कर लिया। अभी बैंगलोर लिया था। सिटी के अंदर नहीं, उस टाइम में हम लोग ने आउटरेट पे लिया था। 22 में 23 में आउटरेट पे लिया था। अभी सिटी के अंदर लैंड लेना है तो या तो बिग बड़ा फंडिंग चाहिए, या तो हमारा जनरेशनल वेल्थ चाहिए, या तो कोई इन्वेस्टर चाहिए। और इधर तो लैंडलॉर्ड्स भी ऐसे हैं कि उनकी ज़मीन बेचना भी नहीं चाहते।
क्योंकि उन्होंने वो इतने साल जिया है उस ज़मीन पे बेचना है। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम फोकस क्या करते हैं, आप ज़मीन भी मत बेचो, आपका ज़मीन भी डेवलप हो जाए, आप उधर ही रहो, आपका डेवलपमेंट भी हो जाए। इसलिए जॉइंट वेंचर प्रपोजल्स दे देते हैं हम लोग। बैंगलोर में जॉइंट वेंचर प्रपोजल्स में क्या होता है, आज डी एग्रीमेंट बनता है लीगली, जो भी है, जिधर पे लैंडलॉर्ड भी सिक्योर है, हम लोग भी सिक्योर है। कल के दिन हम लोग डेवलप कर दिए, लैंडलॉर्ड बोल दिया नहीं ये मेरी ज़मीन थी, डेवलपमेंट का पैसा ले लो, आप निकल जाएगा। हम डेवलप कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो बनाएंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो भी अकॉर्डिंग टू कनाडा का रूल्स है, लैंड लॉज जो है, रियल एस्टेट लॉज जो है, उस हिसाब से हम लोग एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, रजिस्टर्ड जेडी एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद लैंड का स्क्रूटनाइज कर, उससे पहले स्क्रूटनाइज हो जाता है, इधर क्या बनाएंगे, कमर्शियल बनाएंगे, रेसिडेंशियल बनाएंगे, या वेयर हाउसिंग बनाएंगे, या स्कूल बनाएंगे, या कुछ भी जो भी है, उसमें रेशियो क्या रहेगा, गुडविल क्या रहेगा, एडवांस क्या रहेगा, ताकि लैंडलॉर्ड को एक ऑप्शन मिल गया, उसकी लैंड ना बेचे, उसी लैंड पे वो राज कर सके विद द डेवलपमेंट एज वेल। लेकिन शेयर थोड़ा कम हो जाता है। उसकी आइडेंटिटी जो 5 साल पहले बोलता था रिलेटिव्स को मेरा घर इधर ही है, और 50 साल इधर ही बोलेगा मैं इधर ही रहता हूँ, ताकि ये नहीं बोलेगा मैंने वो बेच दिया, दूसरी सिटी चला गया, नॉर्थ बैंगलोर चला गया। तो मतलब फिर मतलब 100 फ्लैट बना रहे हैं तो 40 उसको दे दिए हाँ पैसा। हाँ, 100 फ्लैट बना रहे, 40 को उसको दे दिया, डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। उस हिसाब से लैंडलॉर्ड भी खुश, हम भी खुश। इस हिसाब से जॉइंट वेंचर में, तो बैंगलोर में तो यही चलता है सबसे। बैंगलोर में मैक्सिमम यही चल रहा है। अगर आपके पास कुछ अच्छा लॉबी है फंडिंग का, तो आउटस्कर्ट्स में हम लोग टाउनशिप्स कर सकते हैं। हाँ, फिर वो भी बेच सकता है कि मतलब वो उसका ओनर का शेयर हो गया, उसका खुद का शेयर। ओनर का शेयर वो बेचना है बेच सकता है, या फिर आरओए रेंटल इनकम के लिए रख ले सकता है। जो भी जेडी शेयरिंग एग्रीमेंट बनता है उस हिसाब से वो शेयर उसका रख ले। तो कितने टाउनशिप बना दिया अभी तक उनका? अभी तक मैंने 4 टाउनशिप बनाया। तो पर 3-4 साल में 4 टाउनशिप, इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन कैसे? टाउनशिप बोले तो टाउनशिप इज नॉट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। टाउनशिप में एक बेर लैंड लेना है, रोड्स बनाना है, सीवेज का ऑप्शन देना है, इलेक्ट्रिक का ऑप्शन देना है, बस उनके लिए एक पार्क बनाना है, एग्जिट होना है। अगर हम लोग करके देते प्लॉटिंग करना है, रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, टाउनशिप बोल रहा वहाँ पे आप फिर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो कर ले। वो उनकी मर्जी है, या तो कंस्ट्रक्शन करे या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस छोड़ दिए। इसी इसी हिसाब से चलता है। रेसिडेंशियल टाउनशिप जो बनाते हैं, सिर्फ हम लोग प्लॉटिंग करके उनको दे देते हैं, साइड्स बेच देते हैं। इसमें टाइम कम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है टाइम कम लगेगा। जैसा कि हम लोग एक 25 जनवरी में एक 2 काम स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन का, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। वही समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन में जाओ आपको मेरा 2-3 साल तो एक 2 साल तो लाजिम। अभी जैसा कि अभी तो लॉस थोड़े चेंज हो रहे हैं कर्नाटका में, तो अप्रूवल्स आने में टाइम लगेगा, तो उसी दौरान 5-6 महीने लग जाए। तो आपने सीधा रास्ता मतलब फटाफट वाला रास्ता चुना कि भाई की प्लॉटिंग करो और तुरंत बेच दो। प्लॉटिंग में जो मजा है कंस्ट्रक्शन में नहीं है। जो प्लॉटिंग करेगा कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। और फायदा किसमें ज्यादा है? मतलब ज्यादा फायदा प्लॉटिंग में है। पैसा किसमें ज्यादा? प्लॉटिंग में, प्लॉटिंग में बनता है। प्लॉटिंग में टाइम कम है और इसमें है। लेकिन उसमें क्या है बोले तो, अभी समझो 100 प्लॉट्स डाल दिया हमने एक टाउनशिप में, 100 प्लॉट्स को कन्वर्ट करने हैं या फिर क्लाइंट को परचेज करना है, 1000 क्लाइंट्स को दिखाना पड़ेगा। हाँ 1000 क्लाइंट्स का दिमाग में समझाना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट का हाईलाइट समझाना पड़ेगा, हर चीज। अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 100 फ्लैट्स बना रहे हैं, 100 फ्लैट्स में 200-300 क्लाइंट्स को दिखा देंगे, क्योंकि सिटी में रहता ना, तो वो इजीली रेंट बनने के बदले फ्लैट ले लेगा। और सबसे बड़ी बात, बैंक लोन ईजी हो जाएगा। सिटी में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, आउटस्कर्ट्स में बैंक लोन बहुत मुश्किल से होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो इधर कन्विंसिंग ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो टाइम, स्ट्रेस, एनर्जी है बहुत कम लगेगा, और प्रॉफिट जो है 1:1 है। इधर जो है 1:0.5 है कंस्ट्रक्शन में। तो इस हिसाब से आई वुड सजेस्ट प्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा है। वो तो चलो, वो तो पर्सनल चॉइस हो गई, मतलब जिसको प्लॉटिंग करनी है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं तो एक कैसा बताऊँ मैं, हाँ, मैं हर नई चीज़ एक्सप्लोर करते रहता हूँ, मैं इसी चीज़ में नहीं रहता हूँ। तो मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स आ गए जॉइंट वेंचर के लिए सिटी में, मैंने ले लिया अपार्टमेंट्स के लिए। चलो कंस्ट्रक्शन तो हमारा पुराना बैकग्राउंड है, पहले क्लाइंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन किया, अभी हमारा खुद के ब्रांड के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। सिटी में भी कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो कल के दिन ईजी रहेगा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो उस हिसाब से मैंने जॉइंट वेंचर में भी हाथ डाला है। बहुत बढ़िया नयाज। नयाज यार, आप छोटी सी उम्र में यार करोड़पति बन गए। हाँ तो ये जो मिडिल क्लास का जो ट्रैप है वो कैसे तोड़ा आपने? मतलब कैसे एकदम शिफ्ट हुआ, मतलब पूरा सर, वही आपको कैसे बता, माइंडसेट कैसे तोड़ा? नहीं वही मैं बताता हूँ। इनिशियली जब मैं ये रियल एस्टेट में स्टेप किया, आपको मैंने पहले भी बोला, लाइक हमारे फैमिलीज के जो भी है सब लोग सैलरीड पे है या फिर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो जीरो नॉलेज से स्टेप किया। इधर टाइटल क्या आ जाता है जब भी स्टेप करते हैं, ये तो ब्रोकर बन गया, ये तो एजेंट बन गया, हाँ, आपके नॉर्थ में दलाल बन गया, ऐसा बोलते हैं। तो जब भी मैं जाता था सोसाइटी में या फिर घर पे ही टॉन्ट्स मिलते थे,
इसी के लिए हम लोगों ने तुझे इतना पढ़ाया, पढ़ाया गया। इसी के लिए आपके डैडी ने उतनी दूर जाके तुम्हें पढ़ाने के लिए उतनी दूर जाके काम किया, उस धूप में, उस इसमें तुम्हें जाके एक ऑफिस पे काम करो, 9 to 5 जॉब करो, सैटरडे संडे फैमिली के साथ रहो, तुम गाड़ी लेके पूरा शहर फिर रहे हो, दिन रात क्लाइंट्स को कन्विंस कर रहे हो। ऐसा तो वक्त आ गया था मुझे रात में 2-2 3 दिन मुझे जाके पोस्टर लगाना पड़ता था प्रॉपर्टी एड्स का, क्योंकि मैन पावर नहीं रख सकता था मैं, क्योंकि सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें ऐसा नहीं कि आज ऐड डाला कल डील क्लोज होगी। अगर किसी लड़के को रखूंगा साथ में पोस्टर के लिए या फिर न्यूज़पेपर एड्स डालने के लिए, उसको सैलरी पे करना। मैं खुद ही घर में जो पढ़ाया लिखाया पिनाया उड़ाया सब हो गया, अभी फिर जाके मैं किधर से पैसे मांग सकता हूँ, ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने तो क्लियर बोला था जॉब करो बेटा जॉब करो। सोसाइटी में भी सब लोग ताना मार रहे थे, क्यों बेटा क्यों करना है, तुम तो ग्रेजुएट हो, तुम तो ग्रेजुएशन के हो, अच्छा पढ़े लिखे हो, तुम तो समझदार हो, जॉब पे जाओ, अच्छी नौकरी है, ये सभी नहीं कर सकते, ये सभी 20 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट पे करना है, अभी क्यों रिस्क ले रहे हो। अगर 3 साल का जॉब गैप आ गया ग्रेजुएशन के बाद, जॉब नहीं किया, फिर से आप जॉब फेल होने के बाद जॉब को जाएंगे तो तुम्हारा सैलरी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, बहुत से लैक होगा, नेगेटिव प्रोफाइल होगा तुम्हारा। तो ये बात सुन सुन के और मेरा दिमाग और दिल घट हो गया, क्योंकि मैं देख रहा था सर, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, दुनिया में 3 चीज़ ऐसे हैं जो धोखा नहीं देते, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस है, चाहे कितना भी खास हो जाए, 3 चीज़ हैं वो धोखा नहीं देते आपको, इंसान को। वो है माँ बाप और ज़मीन। ज़मीन धोखा नहीं देती। एक चीज़ मुझे, क्योंकि एंड ऑफ द डे ज़मीन में ही जाना है हमें, ज़मीन के अंदर ही जाना है, और ज़मीन के ऊपर भी हम लोग सही रास्ता पकड़ेंगे तो ज़मीन धोखा नहीं देते। ज़मीन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ज़मीन के ऊपर तो बहुत सी चीज़ें जो गलत भी है सही भी है। ज़मीन का जो बिजनेस है, अगर उसमें सब्र किए हम लोग तो वो धोखा नहीं देगी। जितने भी लोग बिलियनियर या मल्टी बिलियनियर्स बने हैं वो ज़मीन से ही बने हैं, रियल एस्टेट से ही। अभी आजकल का जो यूथ है वो फॉरेक्स में, बीटीसी में, मैं बता नहीं सकता, आपको तो पता है, बहुत से चैनल है, शॉर्टकट रूट्स बने हैं, ऐसे ही जाते हैं ऐसे ही आते हैं, बिलियनियर भी बनते हैं। आपको रिसेंट 1-2-3 महीने पहले भी देखा, बीटीसी जब गिरा कितने लोग सुसाइड करना पड़ा है, बहुत सा हादसा हुआ, बेटिंग ऐप्स में बहुत से लोग गंवा लिए। अगर वही पैसा अगर ये लोग ने छोटी सी ज़मीन पे ही डाला, अभी तो रियल एस्टेट इतना ईजी हो गया है, फ्रैक्शनल ओनरशिप भी दे रहे हैं। ऐसे बहुत से पोर्टल्स हैं जहां लोगों के लिए अगर 2-3 करोड़ रुपए नहीं है, वो 5-10 लाख में भी रियल एस्टेट ओन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप लेके। वो भी टोकनाइजेशन हुआ है, उनका सेफ बॉन्ड्स रहेगा, जैसा जैसा ये अप्रिसिएशन होगी वो सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया। अभी अगर आप वही चीज़ अगर पूछेंगे, आपका क्वेश्चन था रियल एस्टेट में आपने इतना जल्दी कैसा ये कर लिया, वही क्लियर रखो माइंड, कंसिस्टेंसी रखो। ऐसा भी वक्त आ जाएगा जहाँ आपके लिए मेरे ऊपर बीती है, ऐसा भी वक्त था जहाँ पेट्रोल के लिए गाड़ी में पैसे नहीं थे तो किसी दोस्त के पास मांगना पड़ता था, या रिश्तेदार के पास मांगना पड़ता था, या कजिन्स के पास मांगना पड़ता था, लेकिन वो टॉन्ट तो मिलता था, लेकिन वो टॉन्ट ने एक हिम्मत दे दी, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। क्योंकि हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस देखते थे ये इंडस्ट्री में, हमने मेरा उठना बैठना जो है ना मेरे एज के लोगों से कम है, मैक्सिमम मेरे एज के जो लोग हैं मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड। सक्सेस अभी मिलती है जब आप आपकी उम्र से बड़े लोगों 40, 50, 60, 70, अगर हम लोग एक मूवी पे भी जाएंगे ना, 60 साल का बंदा रहेगा या फिर 50 साल का, मेरे एज का बंदा नहीं रहेगा मेरे साथ। मूवी बहुत कम जाते हैं, अगर जा रहे हैं बोले तो, और डिनर भी कर रहे हैं तो नहीं है। उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने किधर लैक किया, उनके गाइडेंस से मैं ग्रो का जो जर्नी है, ग्रोथ का जो जर्नी है, उससे मैं सीखा हूँ। लाइक उन्होंने बताया ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना। अगर हमारे एज के बंदों से अगर हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, कल किसके साथ जाना है, कल किधर घूमना है, ये वीकेंड किधर मनाएंगे, यही माइंडसेट रहेगा। बहुत कम लोग हैं ये बोलेंगे लाइक डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम फ्रेंड सर्कल है जो एक दूसरे को डेवलपमेंट्स की बात या पता ही नहीं है ना, हम क्या बताएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट पड़ेगा कि करना है हाँ। ऐसे आप करना हाँ, अभी इसी चीज़ ना, जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन एक जो रियल एस्टेट का बंदा था, जो जिसके लिए मैं जंप किया, वो तो 65 ईयर्स का एक बंदा था, 60 साल तो लाजिम रहेंगे। तो उन्होंने देखा है कैसा मार्केट क्या चल रहा है। उन्होंने एक दूसरे जगह से लेके इधर परचेज किया था, उन्होंने 100 रुपये डाले थे, लेकिन उन्होंने 1000 रुपीज़ का, रफली बता रहा हूँ, लाख रुपए इन्वेस्ट किया था शायद लैंड पे, बेरली समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, उन्होंने 10 लाख कमा लिया। तो उस दौरान उस प्रोसेस मुझे समझ में आया रियल एस्टेट क्या है। अभी अगर हम लोग गोल्ड की भी ट्रेडिंग करें या गोल्ड परचेज भी करें, रखने के लिए सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, न चेंजेस हो भी नहीं सकते।
चोरी हो जाएगा, कोई उठा लेगा, जाके बेचेंगे तो मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, ये वो। लैंड आपने लिया, लैंड एक 10 दिन रखा, 10 दिन भी रखा, 1 महीना भी रखा, सिर्फ आपका जो स्टैम्प ड्यूटी पे किया था वही है, वापस वही स्टैम्प ड्यूटी दे के परचेस करेगा, लेकिन अप्रिसिएशन तो लाजिम होगा। हमने ऐसा कुछ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं देखा जहाँ अंडर वैल्यू हो। हाँ, अंडर वैल्यू एक ही जगह होता है, जहाँ आपने लैंड लिया, बिना कोई ट्रेसपासर्स के फेंसिंग नहीं किया, कोई आके लैंड ग्रैबिंग कर दिया, स्कैम हो गया, या फिर इनका लैंड दिखा के फौज कर दिया, उस दौरान आपकी, ये हमारी गलती है जो हमने एक ही दायरे पे नहीं रखा, लैंड को खुलेआम छोड़ दिया का गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका का लॉस भी ऐसा है, प्रोटेक्शन भी ऐसा है, लैंड ग्रैबिंग इधर तो अभी जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। हमने तो कहीं नहीं सुना, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं इमीडिएट। लॉ एंड ऑर्डर का जो ये है कंट्रोल जो है, इमीडिएट एक्शन ले, ये काम तो बढ़िया हुआ करता है। बढ़िया बढ़िया हो गया, इजी हो गया। तो ताकि कोई ट्रेसपासर्स, किसी का लैंड ग्रैबिंग बहुत नॉमिनली मिनिमल हो गया है इस दौरान। हमारे बचपन में सुन रहे थे, इसका लैंड उसको बेच दिया, उसका लैंड उसको बेच दिया। अभी जो लॉज जो है सारा जो है ऑनलाइन आ गया, सारा। खाता देख सकते हो पूरा, ये खाता पूरा उसका ऑनलाइन। हाँ, सारा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपीज हो गया। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बैठी है, वो तो और ज्यादा लैंड्स के ऊपर ये बने डॉक्यूमेंटेशन वैसे खातास पे फोकस कर रही है। मैक्सिमम जो भी आपका अप्रूवल्स है, सब चीज डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं कि मैं नया हूँ, एक और नया से या का कोई है, आपको दे दिया, बेच दिया, निकल गया। हर चीज फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, आधार ओटी ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं। पहले ऐसा किधर था? सिर्फ वो आता था, थंब देता था, जीपीए देता था, साइन डालता था, चल जाता, फोटो तक। थोड़ी देखा होगा फेस, आपने देखा था क्या जैसा? हम लोग जो नहीं देखा है, लेकिन जो ये लैंड्स के पुराने रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है कि फैमिली ट्री, हाँ, कौन था लास्ट में 50 साल पहले किसका था? फैमिली ट्री जब निकालते हैं, इनके दादा कौन थे, दादा के बाद बेटा कौन है, बेटे के बच्चे कितने हैं, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, उनको शेयर कितना हुआ, पार्टीशन में किसको क्या गया, तो उसी हिसाब से चलता था। अभी वैसा नहीं है, अभी फैमिली ट्री तक डिजिटलाइजेशन है। अब नहीं, किसी को लॉयर को पकड़ा, उसने एक अफिडेविट बना दिया, साइन डाल दिया, ये मेरा बेटा है बोल दिया इसने, वो डॉक्यूमेंट, वैसा नहीं। फैमिली ट्री भी डिजिटलाइजेशन विथ अप्रूव, तहसीलदार, लोकल तहसीलदार जो है वो अप्रूव कर देगा। इतने ही बच्चे हैं, इनके बच्चे ये वैलिड है, बर्थ सर्टिफिकेट चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, हर चीज डॉक्यूमेंट, तो क्या है, फौज नहीं होगा। इनका एक बेटा भी जाके बेच दिया, बेटी ने बेच दिया, ऐसा कुछ आपको ग्लिचेस या फिर कुछ भी एरर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी रियल एस्टेट का जो है कम से कम मैक्सिमम जो भी है स्कैम्स या फिर एरर्स जो है कम हो गया। कम हो गए। नैज यहाँ पे क्या ये शो ऑफ बहुत ज्यादा करना पड़ता है? आपका इंस्टाग्राम पेज भी दिखता है तो अलग टाइप का इंस्टाग्राम पेज है आपका। हाँ, ये एक चीज, ये सही क्वेश्चन पूछा। जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में। एक चीज मैं तो बहुत काम और बहुत फोटो जेनरेट या फिर रील्स बनाना, ये सब मेरे अंदर नहीं था। लेकिन जब मैं मीटिंग्स पे जाता था या फिर पोर्टफोलियोज या लैंड ओनर्स के पास, मैं जब भी मेरा एक बिजनेस कार्ड देने जाता था, आपका प्रेजेंस किधर है, आपका वेबसाइट क्या है, आप किधर रहते हैं, क्या रहते हैं। अभी दो सर, पहले क्या था, अभी आपके पिताजी थे एग्जाम्पल, या फिर कोई भी आपके अंकल थे, आपको जब बस बोलना था मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, मैं इतना प्रोजेक्ट किया हूँ, आप मुझे आपका प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, आपको हैंड ओवर कर दूंगा। अभी ऐसा नहीं, मैं आपके पिताजी को बोलूँगा सर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मुझे आपका प्रोजेक्ट दीजिए, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो आप बोले, आपके पिताजी ने बोले बेटा ये देख इसके बारे में, ये कंस्ट्रक्शन है। आप इमीडिएट खोलेंगे सोशल मीडिया वेबसाइट, देखेंगे क्या प्रोफाइल है, कितनी जगह रजिस्टर्ड है, कितना काम कर रहा है। सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। वो बेटा बोल देगा डैड के लिए, डैड ये इधर बैठता है, इधर उठता है, इसमें फिरता है, इसमें घूमता है, हाँ इसका स्टेटस है, ये बना सकता है, इसके कनेक्शन है, इसके फॉलोअर्स है, आई मीन इसका पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर मैं आपको, मेरा पोर्टफोलियो जीरो रखूंगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं रखूंगा या कुछ नहीं रखूंगा, अगर वही बंदा जिसको जीरो एक्सपीरियंस है, उसका प्रोफाइल अच्छा है, XYZ आएगा, आपको बोलेगा अभी नया है लेकिन हाई फाई में है, बैठा है उस बूट में या फिर इसमें बैठा है, सर आपके डैड को बोलेगा सर जी ये देखो मेरा भी प्रोफाइल है ऐसा, लेकिन इसको जीरो नॉलेज है। अगर आपने वेरीफाई कर दिया, आप बोलेंगे डैड को, डैड ये तो बहुत ज़बरदस्त बंदा है, इसका तो मार्केट में नाम भी है, हाँ, ये घूमता फिरता, कंट्रीज भी अच्छा है, इसका प्रेजेंस 2-3 कंट्रीज में है, इसका नेटवर्किंग भी अच्छा है, इसको दे देंगे। आप ग्राउंड लेवल ही नहीं चेक करेंगे इसका एक्सपीरियंस। मैं ऐसा वक्त है जहाँ पे मैंने खुद अपनी 2 व्हीलर में सीमेंट के बैग्स लोड किया है ज़रूरत के टाइम, हमको ग्राउंड वर्क में काम किया है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता था 23-24 में जब हम लोग प्रपोजल्स देते, अभी ये सोशल मीडिया प्रेजेंस तो मैं 1 या 1.5 साल से बनाया हूँ,
आप मेरा सोशल मीडिया या फिर कुछ भी देखिए, हार्डली एक 12 या 15 मंथ से मैं एक्टिव हूँ। उससे पहले हम लोग जिधर भी जाते दूसरा बंदा आके लेके जाता, दूसरा बंदा प्रोजेक्ट डील क्रैक कर ले। क्यों? सब लोग बोलते तुम प्रेजेंस नहीं, तुम बात नहीं करते, तुम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हो, आपका वेबसाइट सही नहीं है, आपका खुद का वेबसाइट चाहिए, आपका थोड़ा ये करना पड़ा। तब मुझे हिट हुआ, हाँ जो देखता है वही वही बिकता है। बिकता है। बहुत बढ़िया यार। हाँ, इसी दौरान मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चालू कर दिया, ताकि हमारे जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो भी देखते वो भी लाजिम देखते ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और जो लैंडलॉर्ड जिसके साथ डील कर रहे हैं वो तो ज़्यादातर सीनियर्स है, उनके बच्चे लोग उनके फैमिली लोग तो एक्टिव देखते ही रहते हैं, तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और हम ऐसा नहीं कि शो ऑफ के चक्कर में हम ऐसा नहीं दिखाएंगे, जो नहीं है वो नहीं दिखाएंगे, जो है वो है। मेरी एक आदत है, अगर मुझे काम पड़ गया तो सेट पे मैं टू व्हीलर पे भी चले जाता हूँ। ज़रूरत नहीं है कि कार में ही जाना, शो ऑफ में जाना, मेरा पीए हो, मेरा ड्राइवर हो, या फिर ऐसा दिखाना वैसा। जो है, जो नहीं है नहीं है। इसी हिसाब से जहाँ जाना है उसी हिसाब से जाना है बस। नया जी, आप मतलब द फाउंडर्स जिम में भी आए हो, हाँ। पहला पॉडकास्ट है आपका। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आने से पहले तो बहुत मैं ये था, क्योंकि मेरा स्पीकिंग स्किल्स वोकेबलरी वो सब उतना खास नहीं है। मैं ज़्यादातर कैसा बोलूँ, प्रो नहीं हूँ बात करने में। कौन बोला ये? नहीं, मुझे लगता है। लगता था? हाँ लगता है। अभी भी लग रहा होगा। नहीं, अभी भी वैसा है माइंड में, क्योंकि जो आपका पहले पॉडकास्ट वगैरह देखा मैं इंस्टाग्राम को, उसमें तो बहुत बड़े, मैं तो 0.1% लग रहा है मुझे उसमें तो। ऐसा सोचना क्यों है? नहीं लगता है, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं किसी से कंपटीशन में नहीं हूँ मार्केट में। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं, सिर्फ मेरे अंदर कंपटीशन करना है मुझे हर दिन। मैं आज क्या किया, कल क्या करूँगा। कंपटीशन किससे कर सकते हैं बोले तो, जो बंदा इनसिक्योर है वो दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देगा, वो दूसरे को नहीं सिखाएगा, ऐसे नहीं ऐसा रास्ता नहीं दिखाएगा। मेरे अंदर वैसा नहीं है। आप पूछेंगे नया जी मुझे रियल एस्टेट कैसा करना, कंस्ट्रक्शन कैसा स्टार्ट करना, मैं आपको 1% भी बेझिझक इनसिक्योर होके या फिर माइंड में एक दिल में एक रख के नहीं बात करूँगा। सारा पिट्टा चिट्टा आपको रख दूंगा, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, ये लेवल ये लेवल ये, क्योंकि आप मेरे कॉम्पिटिटर नहीं बन सकते। मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ, वही मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने आप में कंपटीशन नहीं लूँगा, मैं अगर लेजीनेस रखूँगा, आज तो कुछ नहीं किया, आज तो सिर्फ फजूल चला गया, कल फिर ऐसा ही वो तो उधर कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसके पीछे जाऊँगा, तो अपने आप सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो। दैट इज़ व्हाट आई फील। अगर मैं उसके पीछे जा रहा हूँ तो उसके लिए जो भगवान नसीब में रखा है वो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत तो लाजिम है, लाजिम मेहनत करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बैठ के मैं बोलूँगा अल्लाह मुझे दे 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 दे, वो नहीं होगा। लेकिन खुद डेवलपमेंट्स करते रहूँगा तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको उसकी रेस में मेरी रेस में नहीं जाना चाहूँ। मैं कल क्या किया, आज क्या कर सकता हूँ, कल और क्या कर सकता हूँ। देखो रियल एस्टेट में भी ऐसा नहीं कि मैंने सारा सीख लिया। तो मेरा तो ऐसा था, मैं तो लैंड लॉस की बुक ले लिया, 20-25 हज़ार खर्चा करके बुक्स ला लिया, सारे सारे वर्जन्स सारा पढ़ रहा था, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है क्या क्या, क्योंकि हर दिन सीखना है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट को, अच्छा आप बताइए, किसी ने सोचा था क्या रियल एस्टेट भी स्टॉक मार्केट में आएगा बोल के? अभी तो रियल एस्टेट भी डिजिटलाइजेशन हो गया, रियल एस्टेट का स्टॉक भी खरीद कर सकते हैं अभी। तो हर दिन हमारे लिए नई चीज़ है, सेबी अप्रूव कर दिया है फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो हर चीज़ हमें ट्रेंड के हिसाब से हम लोग को अपग्रेडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जाके लैंड लूंगा, खोदूंगा, बनाऊंगा, ये करूंगा। हर चीज़, अभी दुबई का मार्केट भी देखेगा, ना भाई। इधर बैठ के लैंड आपके नाम पे लैंड ले सकते हैं या फिर फ्लैट परचेस कर सकते हैं, बिना आपके प्रेजेंस के आपके लैंड नाम पे लैंड ले सकते हैं सेफ एंड सिक्योर। बिना आपके प्रेजेंस के आप मुझे बेच सकते हैं या आप किसी एंड यूजर को बेच सकते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपका ट्रांजेक्शन खत्म। तो इतना डिजिटलाइजेशन पे चल रहा ये है। तो बढ़ ही रही है नया जी। हाँ, हर दिन बढ़ रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्रेस है, पहले तो ऐसा लगता था चलो जाके देख लेंगे फिजिकल साइट पे, अभी तो ऐसा है हर चीज ऐप पे अपग्रेड होता है। हर एक प्रोजेक्ट का जो, अगर समझो ये फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर में काम चल रहा है आज, सेकेंड फ्लोर में कितने ब्लॉक्स बिठाया, सॉरी कितने ब्लॉक्स बिठाया, कितना प्लास्टिंग हुआ, कितना फ्लोरिंग हुआ, हर चीज़ ऐप में अपडेटेड है। उसी हिसाब से डिजिटलाइजेशन चल रहा है रियल एस्टेट के अंदर भी। लोग ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केट तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में, मैं वही गलती कर रहा था ना, 18 से 22 के पैच में जो था रेफरेंस में जा रहा था, या फिर ट्रेडिशनल माउथ टू माउथ,
पोस्टर लगा दिया रोड पे, गम लगा दिया, प्रिंट आउट लगा दिया, या फिर किसी को बोल दिया एजेंट को या फिर चैनल पार्टनर को, भाई ये क्लाइंट लेके आ जाओ, ये हमारा प्रोजेक्ट। मैं डिपेंडेंसी में चला गया, हर चीज़ मेरी डिपेंडेंसी, वो लेके आएगा, उधर से मुझे कॉल आएगा। ऐसा नहीं, रियल इस्टेट जब मैंने डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया, ब्रांड को डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन लॉन्च किया, ब्रांड प्रमोशंस किया, तो लीड जनरेट होने लगा। लीड जनरेशन होने के बाद कॉलिंग जो टीम थी वो कॉल्स कर रहे थे, साइट विजिट्स हो रहा था, साइट विजिट्स के बाद पाइपलाइन में मैनेजर बात कर रहा था, उसके बाद फाइनल क्लोजिंग के लिए मेरे पास आ रहा था, मैं क्लोज करता। तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक थर्ड पार्टी या कंसल्टेंसी या फिर एक पोस्टर पे डिपेंड नहीं हो रहे। वही वो उससे मैं 5 साल गंवा दिया ट्रेडिशनल मार्केट में, क्योंकि नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं बहुत फोटोजेनिक या फिर पब्लिक स्पीकिंग ऐसा बंदा नहीं था। एक मेरा काम हुआ घर हुआ, काम हुआ घर हुआ, ऑफिस हुआ घर हुआ, सेट हुआ, ऐसा। तो सब लोग मुझे, मेरे जो वेल विशर्स थे, उन्होंने बोला जब तक आप प्रेजेंस नहीं लाएंगे आपका ब्रांड तो बना दिया, ब्रांड का कौन है, इसका ब्रांड के पीछे कौन है, फेस कौन है, आपका भी चाहिए, आपका भी प्रेजेंस। आप नहीं कि सिर्फ आपका ब्रांड का पेज बना दिया, ब्रांड पे क्रिएटिव अपलोड कर रहे हो, पोस्ट अपलोड, लेकिन इसका ओनर कौन है, इसका फेस कौन है, इसके पीछे कौन है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे। इसीलिए मैं सारे फाउंडर्स को यही बात बोलता हूँ जो नयाज जी ने बोली कि भैया कि फाउंडर को फेस बनना ही पड़ेगा और इस चेयर पे आना ही पड़ेगा। हाँ, लाजिम लाजिम मतलब नया जी मैं बोल रहा हूँ कि ये पड़ेगा आपके लिए ब्रांड अथॉरिटी का जो एक होगा ना बिल्ड। इंशाल्लाह, हमें इंशाल्लाह। कि क्या अभिषेक व्यास के पॉडकास्ट में गए थे, हमने बहुत सारी बातें करी हाँ। और लाइफ जर्नी शेयर करी थी। सही बात। तो आपकी इस पॉडकास्ट मतलब आपकी इस पूरी जर्नी से ना एक ही बात समझ में आ रही है हाँ, कि संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ेगा, लाजिम, संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ेगा, ज्ञान देने के लिए तो पूरी दुनिया है। बहुत सही बोला है। ज्ञान देने के लिए पूरी दुनिया आएगी और दिमाग भी आपको भटकाते रहेगा। तो थैंक यू सो मच यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। सही, इसी काम करते रहो। इंशाल्लाह करें, इसीलिए तो थैंक यू सो मच।